नमस्कार मित्रों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पर डे आपको ये वोकाबलरी से संबंधित आपको क्वेश्चन पहुंचाते रहते हैं। प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंचता रहता है। दोस्तों, उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि इसमें आपका टोटल 70 क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें से यदि आपने इसको तैयार कर लिया तो आप एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, इसमें से एक या दो नंबर देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। दोस्तों, आइए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही उत्साह के साथ आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट में लग जाइए। दोस्तों, चूँकि आपका एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है, एग्ज़ाम की आप तैयारी करते रहिए। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो इसको एक बार ज़रूर देखते रहिए। दोस्तों, इसमें बहुत ही चुनिंदे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप सक्रिय होकर के इस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब इसमें देखिए, पहला से यानी 1 से लेकर के 30 तक के शब्द में क्या क्या कहा गया है। देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में काले छपे शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं। सही विकल्प चुनिए। तो इसमें देखिए, ये जो है काले छपे, यानी कि ये जो आपका प्रश्न है, इसको यह देखना है कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। ये चारों में चतुष्पद, तो चतुष्पद किसे कहते हैं वो इसमें से छांटना। जैसे चतुराई से कठिनाइयों को हल करने वाला, तुरंत कठिन पदों को भी कंठस्थ कर लेने वाला, 4 पैर हो जिसके, किसी की चाटुकारिता करके लाभ उठाने वाला। तो इसमें से बताइए कौन सा सही होगा। तो यह चतुष्पद कहते हैं 4 पैर वाले को, यानी कि 4 पैर हो जिसके, उसको क्या कहते हैं, चतुष्पद कहते हैं। अब आते हैं, बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर में कह रहा है कि बहुश्रुत। तो बहुश्रुत किसे कहते हैं, जिसके बहुत कुछ सुना हो, यानी कि जिसने बहुत कुछ सुना हो, जिसके विषय में बहुत कुछ सुना हुआ हो। सी है अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, जो बहुत कुछ सुनाने की क्षमता रखता हो। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ए सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि बहुश्रुत मतलब होता है, बहुश्रुत का मतलब होगा कि अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, उसी को क्या कहते हैं, बहुश्रुत कहते हैं। चलिए, और फटाफट आप क्वेश्चन का जवाब देते रहिए। दुस्तर, तीसरा देखिए, दुस्तर। दुस्तर किसे कहते हैं, जिसके पार जाना कठिन हो, जो अच्छे स्तर का न हो, जिसे भेदना कठिन हो। दोहरे स्तर वाला किसे कहते हैं, इसको फटाक से बताइए जल्दी से। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि जिसके पार जाना कठिन हो उसी को क्या कहते हैं, दुस्तर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रशिष्य, प्रशिष्य को क्या कहते हैं, अपने गुरु का सबसे पहला शिष्य, शिष्य का शिष्य, विद्या प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाला शिष्य, बुद्धिमान शिष्य। इसे कौन सा सही होगा इसमें, चौथे का। तो चौथे का देखिए बी ऑप्शन सही होगा। प्रशिष्य कहते हैं शिष्य का शिष्य, उसी को प्रशिष्य कहते हैं। तो पांचवें पे चलते हैं। पांचवें में देख लीजिए, कह रहा कि संकोच। तो संकोच का अर्थ क्या होगा, यानी कि किसी कार्य को करने में शर्म, अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट, बुरे कर्मों पर दुख, आत्मविश्वास का न होना। इसमें कौन सा सही होगा। पांचवें में सही होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट। तो अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट को क्या कहते हैं, संकोच कहते हैं। अब बढ़ते हैं छठवें नंबर पे, लब्ध कीर्ति। तो लब्ध कीर्ति किसे कहते हैं, जिसे कीर्ति का लाभ हो, जो प्रसिद्ध हो, जिसे सहज यश प्राप्त हो, जो ख्याति अर्जित कर रहा हो। तो क्या कहते हैं इसको। तो इसमें आपका बी सही होगा, जो प्रसिद्ध हो उसी को क्या कहते हैं, लब्ध कीर्ति कहते हैं, यानी कि जो प्रसिद्ध हो। अब आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पर क्वेश्चन पर। तो 7वां नंबर देखिए, कह रहा है कि क्षोभ। तो क्षोभ क्या है, तो इसको पढ़ते हैं। पहला में दिया है असफल हो जाने पर होने वाला दुख, करुणामय समाचार सुनकर होने वाला दुख, किसी प्रियजन की मृत्यु पर होने वाला दुख, सामान्य कष्ट के कारण होने वाला दुख। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसके लिए आप बताइए। तो इसमें क्षोभ हुआ होता है दोस्तों, जो असफल हो जाने पर होने वाला दुख, इसी को कहते हैं क्षोभ, यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं 8वें नंबर पे, अधिसूचना। तो अधिसूचना क्या होता है, तो देखिए नियम बताने वाली सूचना, सरकार द्वारा प्रकाशित सूचना,
समय से पूर्व दी जाने वाली सूचना या मात्र मुख्य बातों से अवगत कराने वाली सूचना। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा बी ऑप्शन, सरकार द्वारा प्रकाशित सूचना, उसी को क्या कहते हैं? अधिसूचना। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पर। और इससे पहले यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें नंबर पर। कहता है कृपा। ये कृपा में क्या होगा? दुख में सहानुभूति, दीन व्यक्ति की सहायता, पैसे से मदद, किसी के लिए कोई कार्य करना। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें देखिए दीन व्यक्ति की सहायता, इसी को कहते हैं कृपा। दीन व्यक्ति की सहायता, दीन व्यक्ति की सहायता को क्या कहते हैं? कृपा कहते हैं, यानी कि 9 का बी ऑप्शन सही होगा। 10वां का देख लिए। 10वां में कह रहा अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि क्या होता है? अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना, अत्यधिक संतुष्ट होना। इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें 10वां का बी ऑप्शन सही होगा। अत्यधिक वर्षा होना को क्या कहते हैं? अतिवृष्टि कहते हैं। चलिए 11वें नंबर पर चलते हैं। आकाश वृत्ति किसे कहते हैं? तो आकाश वृत्ति के बारे में बताइए। आकाश वृत्ति, इनाम स्वरूप प्राप्त धन, आकस्मिक जीविका, देवताओं की वाणी, भाग्य से मिला धन। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आकस्मिक जीविता सही होगा। आकाश वृत्ति मतलब आकस्मिक जीविता। अब 12 देखिए निरपेक्ष। निरपेक्ष को क्या कहते हैं? जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, जो किसी की सुनता न हो, जिसका कोई पक्ष न ले, जिसको किसी बात की कामना न हो। तो इसमें कौन सा सही होगा? 12 का आपका सही होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, यानी कि जिसको किसी बात की कामना न हो उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए अनुदान। तो अनुदान क्या होता है? विद्यालय द्वारा गरीब विद्यार्थियों को दी गई धनराशि, विशेष कार्य हेतु दी जाने वाली शासकीय आर्थिक सहायता, किसी संस्था द्वारा समाज कल्याण के किसी कार्य के लिए निर्धारित सहायता, या विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर कॉलेजों को दिया जाने वाला आर्थिक सहयोग। तो ये अनुदान क्या होता है? तो अनुदान होता है विशेष कार्य हेतु दी जाने वाली शासकीय आर्थिक सहायता, यानी कि बी ऑप्शन होता है दोस्तों। इसमें 13 का अनुदान क्या है? बी ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 14वां, खग्रास। तो खग्रास क्या है? इसके बारे में ज़रा बताइए, खग्रास क्या है? तो खग्रास के बारे में देखते हैं। खग्रास में देखिए कह रहा है कि ऐसा ग्रहण जो पूरे मंडल को घेर ले, एक ही ग्रास में सारा भोजन समाप्त कर देने वाला, या बड़ी बड़ी ग्रास खाने वाला, संपूर्ण भूमंडल को निगल जाने वाला विपत्ति। तो खग्रास क्या होगा? चलिए बताते हैं। इसमें खग्रास आपका होगा ए ऑप्शन। ऐसा ग्रहण जो पूरे मंडल को घेर ले, उसी को कहते हैं खग्रास। 15 का देखिए। 15 में कह रहा लालसा। तो लालसा का मतलब क्या होता है? कि किसी वस्तु के स्वाभाविक आकांक्षा, दूसरे की वस्तु पाने की इच्छा, किसी वस्तु को हर तरह से पास रखने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को पाने की इच्छा में दूर की न सोचना। तो बताइए लालसा क्या होता है? तो लालसा होता है कि किसी वस्तु को हर तरह से पास रखने की तीव्र इच्छा, ये लालसा कहलाती। अब देखिए अगला क्वेश्चन है छेपक। छेपक देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छेपक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छेपक क्या होता है? कि दूसरों को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक वार करने वाला, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, या किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। तो छेपक कौन कहलाता है? तो छेपक कहलाता है कि किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, यही छेपक कहलाता है। 17वां देख लीजिए कि अपढ़। अपढ़ क्या होता है? जो पढ़ने योग्य न हो, जो पढ़ा न गया हो, जिसका पढ़ना मना हो, जो पढ़ा लिखा न हो। तो अपढ़ क्या होगा? अपढ़ मतलब जो पढ़ा लिखा न हो, उसी को अपढ़ कहते हैं या अनपढ़ कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए जठराग्नि। तो जठराग्नि क्या होता है? तो जठराग्नि के बारे में बताइए। जठराग्नि पेट की आग, ईर्ष्या भाव, बड़े भाई से द्वेष, मौसम के बदलने से होने वाला रोग। तो जठराग्नि क्या होता है? इसको बताइए फटाफट। तो यानी कि पेट की जो आग होती है उसी को जठराग्नि कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 19 अज्ञात कुल।
अज्ञात कुल क्या होता है? तो देखिए अज्ञात कुल में आपका क्या है, 19, जिसके माँ बाप का पता न हो, जिस कुल के विषय में किसी को पता न हो, जिसका कोई वंशज न हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका सही होगा ए ऑप्शन, जिसके माँ बाप का पता न हो उसी को क्या कहते हैं? अज्ञात कुल कहते हैं। अब बढ़ते हैं 20वें नंबर पे, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या होता है इसके बारे में देखिए। जो मनुष्य मनुष्य के बीच द्वैत न मानता हो, जो आत्मा परमात्मा के बीच द्वैत न मानता हो, जो स्त्री पुरुष के बीच द्वैत न मानता हो, जो प्राणी जगत और जड़ जगत के बीच द्वैत न मानता हो। तो अद्वैतवाद क्या है? तो अद्वैतवाद आपका बी है, ये बी ऑप्शन। जो आत्मा परमात्मा के बीच द्वैत न मानता हो उसी को क्या कहते हैं? अद्वैतवाद कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पर, अतुकांत। अतुकांत क्या है? जिस पद के अंत में तुक न मिले, जिस बात का कोई अर्थ न हो, कोई अंत न हो, जो ऐसे समय पर घटित हो जब उसके होने की कोई संभावना न हो, या जो अनिश्चित हो। तो अतुकांत क्या होता है? तो अतुकांत के बारे में देखिए। अतुकांत होता है कि जिस पद के अंत में तुक न मिले उसी को क्या कहते हैं? अतुकांत। अब आगे बढ़ते हैं, जीतात्मा। जीतात्मा क्या है? कि जिसकी प्रत्येक कार्य में जीत होती हो, आत्मा को जीतने वाला, अपने सद्व्यवहार से दूसरों का हृदय जीतने वाला, जीवित व्यक्ति। तो 22 का देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 22 का होगा आत्मा को जीतने वाला, उसी को क्या कहते हैं? जीतात्मा कहते हैं। अब 23 का देखिए, प्रवक्ता। प्रवक्ता क्या है? किसी संस्था की ओर बोलने के लिए नियुक्त व्यक्ति, किसी विषय के पक्ष में बोलने वाले व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देने वाला। या तीसरा है, सरकार की नीतियों से जनता को अवगत कराने वाला व्यक्ति। कॉलेजों में अध्यापन के समय वक्तव्य देने वाला प्रधानाध्यापक। तो प्रवक्ता क्या होता है? 23 का देखिए, प्रवक्ता आपका होता है कि किसी संस्था की ओर से बोलने के लिए नियुक्त व्यक्ति, उसी को क्या कहते हैं? प्रवक्ता कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पर, पक्षाघात। तो पक्षाघात देखिए, पक्षाघात माने पंखों को आहत करना, शरीर के किसी भाग का गतिहीन हो जाना, किसी पक्ष के मत को नकारना, छाती पर वार करना। तो पक्षाघात क्या होता है? तो पक्षाघात होता है कि शरीर के किसी भाग का गतिहीन हो जाना, यानी कि बी ऑप्शन होता है, पक्षाघात कहते हैं। दुरभिसंधि क्या है? तो कठिन शब्दों का संग्रह, ऐसी मित्रता जिसे निभाना कठिन हो, बुरे अभिप्राय से की गई कपट संधि, या कठिन शर्तों को मनवाते हुए की गई संधि। तो इसमें दुरभिसंधि क्या है? तो दुरभिसंधि आपका है कि बुरे अभिप्राय से की गई कपट संधि, उसी को कहती है दुरभिसंधि। अब आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, स्वातंत्र्योत्तर। स्वतंत्रता क्या है इसके बारे में बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, या स्वतंत्रता खो देने के बाद, या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, या स्वतंत्रता प्राप्ति के बदले में। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो 26 का आपका ए सही होगा, ए ऑप्शन, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उसी को क्या कहते हैं? स्वातंत्र्योत्तर कहते हैं। अब आते हैं 27 नंबर पे, स्वान्तः सुखाय। तो स्वान्तः सुखाय का क्या मतलब होता है? कि सबके सुख के लिए, केवल अपने सुख के लिए, कभी न समाप्त होने वाले सुख के लिए, स्वयं जिसका अंत करना हो उस सुख के लिए। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, केवल अपने सुख के लिए, उसी को क्या कहते हैं? स्वान्तः सुखाय, यानी कि स्वयं का सुख, केवल अपने सुख के लिए। अब बढ़ते हैं 28 नंबर पर। तो 28 नंबर में कह रहा है कि अपरिमित। अपरिमित का मतलब कि जिसकी इच्छा न की जा सके, जो मापा न जा सके, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका सही होगा बी ऑप्शन, जो मापा न जा सके। अब 29 का देखिए, मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का क्या मतलब होता है? मन की चाह, आकांक्षा, मन का रुझान, मनचाही वस्तु। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? मन का रुझान। अब आगे बढ़ते हैं, मन का रुझान को क्या कहते हैं? मनोवृत्ति कहते हैं। अब बढ़ते हैं 30वें नंबर पे, आक्रामक।
आक्रामक का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसा रोग जो एक दूसरे को लगता हो, जिसके आक्रामक किया हो, जिसने आक्रामक किया हो, या जो आक्रामक करने की क्षमता रखता हो, या जो आक्रामक करने को तत्पर रहता हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये 30 का ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। जिसने आक्रामक किया हो उसी को क्या कहते हैं? आक्रामक कहते हैं। अब देखिए 31 से लेकर के 70 तक में क्या करना है, कह रहा रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए कह रहा बुंदेलखंड की भूमि, तो देखिए रेखांकित शब्द कौन सा है? ये उबड़ खाबड़, यही रेखांकित शब्द है। तो इसी शब्द का इसमें चारों में से अर्थ बताना है कि उबड़ खाबड़ का दूसरा अर्थ इसमें क्या निकल रहा। तो देखिए उबड़ खाबड़ का इसमें कौन सा अर्थ है? उबड़ खाबड़, बुंदेल की भूमि उबड़ खाबड़ है, तो इसमें चारों में से बताना है कि उबड़ खाबड़ का मतलब क्या। तो देखिए अथाह, अथाह मतलब जहाँ गहरा ज़्यादा होता है वहाँ अथाह होता है। असमान मतलब जो एक समान न हो। विषम यानी कि जो एक समान न हो, ये भी होता है। असम, असम मतलब जो समतल न हो, यानी कि इसका जो अर्थ दे रहा है 31 नंबर का, ये हो रहा है सी ऑप्शन, यानी असम मतलब उबड़ खाबड़। अब आगे बढ़ते हैं। खोजता खोजता गुप्तचर उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर सेना रहती है। तो देखिए कि यह जहां से रेखांकित शब्द चालू है, यानी कि पहुंच गया जहां पर सेना रहती है। तो इस शब्द को एक शब्द में क्या कहेंगे? कि शिविर कहेंगे, या खेमा कहते हैं, या कैंप कहते हैं, छावनी कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं? तो इसमें आपका जहाँ सेना रहती है उसको छावनी कहते हैं। अब देखिए 33 नंबर में क्या होगा? गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई, तो आरक्षित, निःशुल्क, कर मुक्त या अनुदान, इसमें कौन सा सही होगा? तो 33 का देखिए इसमें निःशुल्क यानी कि फीस नहीं ली गई, तो इसका मतलब क्या है? कि निःशुल्क है। अब आगे बढ़ते हैं 34 नंबर पर। विचार पूर्वक विवेचन करने पर ज्ञात हुआ कि वह कोई कठिन मुद्दा नहीं था। तो विचार पूर्वक विवेचन, इसका मतलब इसमें क्या हुआ कि इसका डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन, मीमांसा। 35 का देखिए, और यदि हमारे जो नए मित्र जुड़ रहे हैं हमसे, यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिंदी के वोकैबुलरी से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं, जिससे ये आप ये मान के चलिए कि हर एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने की वजह से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और आप जब क्वेश्चन आपके सामने होगा एग्ज़ाम में, तब आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये मगन क्लासेस वास्तव में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस है, इसको देखना चाहिए एक बार ज़रूर। आइए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पर। 35 नंबर में कह रहा है कि केवल वे ही वाक्य पढ़ें जिसके नीचे रेखा खींची हो, यानी जिसके नीचे रेखा खींची हो उसको क्या कहते हैं? तो अधोलिखित, ऊपर लिखित, या रेखांकित, या निम्नलिखित। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो आपका यह सही होगा सी ऑप्शन, रेखांकित कहते हैं। जिसके नीचे रेखा खींची गई हो उसे क्या कहते हैं? रेखांकित। अब आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 36 नंबर पर। तो 36 नंबर में क्या है कि धनवान होते हुए भी वह बहुत कम खर्च करने वाला व्यक्ति था, यानी कि धनवान होते हुए बहुत कम खर्च करने वाला व्यक्ति था। ये जहाँ पे रेखांकित शब्द है इसी को बताना है, बहुत कम खर्च करने वाला। तो बहुत कम खर्च करने वाला को क्या कहते हैं? तो बहुत कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं, यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही होगा। 37 का देखिए, किसी की हंसी उड़ाकर उसे दुख पहुंचाना। तो किसी की हंसी उड़ाकर, इसका क्या मतलब होगा? यानी कि 37 का देखिए कौन सा ऑप्शन है? हास्य, परिहास, ठिठोल, उपहास, क्या इसमें सही है? तो इसमें उपहास सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही है। किसी की हंसी उड़ाकर, यानी कि किसी की हंसी उड़ाना क्या कहते हैं? उपहास कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। 38 नंबर में देखिए क्या है, कह रहा विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। तो श्रेष्ठ कुल का मतलब क्या होता है? तो देखिए श्रेष्ठ कुल का मतलब क्या होता है, फटाफट बताइए। इसमें श्रेष्ठ कुल का मतलब होता है कि कुलीन। क्या होता है? कुलीन होता है, यानी कि ए ऑप्शन, कुलीन। अब देखिए वर्ष में एक बार, इसका मतलब बताना।
उसके विद्यालय में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। तो 39 का आपका क्या है, वार्षिक, यानी कि वर्ष में जब एक बार उत्सव मनाया जाता है उसको वार्षिक कहते हैं। और जब महीने में मनाया जाता है तो मासिक कहते हैं। वार्षिकोत्सव यानी कि वार्षिक में जो उत्सव मनाया जाता है उसको वार्षिक उत्सव कहते हैं। पाक्षिक मतलब कि पखवाड़े में। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, वार्षिक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं 40 नंबर पर। कह रहा विवाह योग्य आयु होते भी नारायण अभी तक परिणय सूत्र में नहीं बंधा है। तो परिणय सूत्र में नहीं बंधा, इसका मतलब क्या है कि अपरिणीत, विदुर, ब्रह्मचारी, अविवाहित। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 40 का आपका ए ऑप्शन सही होगा कि अपरिणीत मतलब परिणय सूत्र में नहीं बंधा। अब आते हैं 41 नंबर पे। यह जानते हुए भी कि उसका पुत्र धन को व्यर्थ व्यय करता था, उसने उससे कुछ नहीं कहा। मितव्ययी, अपव्ययी, उदार, निलोभी। तो इसमें क्या होगा, धन को व्यर्थ व्यय करता था, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ बी ऑप्शन, यानी कि अपव्ययी। अपव्ययी का मतलब धन को व्यर्थ व्यय करता था। तो अब आगे बढ़ते हैं। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो ईश्वर को न मानने वाले को क्या कहते हैं, ये बताना। सनाथ कहते हैं, पंडित कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। इसमें कौन ऑप्शन सही होगा, तो उसे नास्तिक कहते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। माता पिता की मृत्यु के बाद जो उसने आशा ही छोड़ दी। तो आशा ही छोड़ दी इसका मतलब कि निराशावादी, हताश, परेशान, निराशाजनक क्या होगा। तो 43 का बताइए फटाफट, जवाब देते रहिए। 43 का आपका होगा हताश, यानी कि आशा ही छोड़ दी। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पर। बहुत ही जोश और उमंग के साथ पढ़िए दोस्तों, जिससे आपको ये दिमाग में बैठ जाए और इससे पूछे गए क्वेश्चन कभी आप छोड़ करके ना आए। चलिए बढ़ते हैं। जीवन में वही सफल होता है, 44 नंबर। जीवन में वही सफल होता है जो दूर की सोचता है। तो इसे क्या कहते हैं एक शब्द में, जो दूर की सोचता है। दूरदर्शी कहते हैं, युगद्रष्टा, दार्शनिक, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म दृष्टि, क्या कहते हैं। तो जो दूर की सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता। अब आगे बढ़ते हैं 45 नंबर पर। 45 नंबर में देखिए, कह रहा रमेश जानता था कि उसका पुत्र विश्वास के योग्य है। तो इसमें विश्वास के योग्य है, इसका क्या मतलब, विश्वस्त, विश्वसनीय, विश्वासयुक्त, विश्वासीय। तो इसमें 45 का कौन सा सही होगा, तो 45 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं आगे। वह कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किया गया उपकार न माने। तो इसमें किया गया उपकार न मानने वाले को क्या कहते हैं, तो किए गए उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 47 नंबर पर। उनका सिर्फ यही काम था कि वे विदेश से आए सोने को छिपाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दें। तो छिपाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, तो उसको आप एक वर्ड में कहेंगे तस्करी। क्या कहते हैं, तस्करी कहते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिपाकर पहुंचाना क्या कहते हैं, तस्करी कहते हैं। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए 48 नंबर पर, भारतीयों की बुरी दशा देख गांधी जी का मन द्रवित हो गया। यानी बुरी दशा मतलब कि बुरी दशा मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताइए। बुरी दशा मतलब होता है दुर्दशा, यानी कि सी ऑप्शन। जीवन प्रयत्न 49 नंबर। जीवन प्रयत्न उसके निर्वाह के लिए यह धन न कम है और न अधिक। तो न कम है और न अधिक, तो इसको क्या कहेंगे, इसके बारे में बताइए फटाक से। न कम है और न अधिक, तो देखिए बहुतायत, अधिकतम, पर्याप्त, न्यूनतम। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे पर्याप्त, यानी कि न कम है और न अधिक तो पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर पर। एक बस्ती में नई आई राधा एक विधवा स्त्री है जिसका पुनः विवाह हुआ है। तो जिसका पुनः विवाह हुआ, एक विधवा स्त्री जिसका पुनः विवाह हुआ, उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, ये बताना आपको। तो उसको पुनर्विवाहित कहते हैं, पुनः परिणीत कहते हैं, या सधवा या पुनर्भू कहते हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा
कि एक विधवा स्त्री जिसका पुनः विवाह हुआ हो उसको पुनर्भू कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्भू। अब आगे बढ़ते हैं। उस पत्र का प्रत्येक अक्षर साफ साफ पढ़ा जा रहा था। तो साफ साफ पढ़ा जा रहा था, इसका क्या मतलब? सुपठित, सुवाच्य, सुपाठ्य या पठनीय? क्या कहते हैं? सी ऑप्शन कहते हैं, यानी कि सुपाठ्य कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पर 52। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। तो दोपहर के समय सालू आराम कर रही, यानी कि दोपहर के समय को क्या कहते हैं? पूर्वाह्न कहते हैं, मध्याह्न, कालीग्रह, अपराह्न, क्या कहेंगे? तो देखिए इसमें कहते हैं मध्याह्न कहते हैं। दोपहर के समय का समय क्या होता है? मध्याह्न होता है। अब आगे बढ़ते हैं। और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न होता है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है, यानी कि दोपहर के समय को क्या कहते हैं? मध्याह्न, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते तीसरे नंबर 53 नंबर पर। हाथ में आया हुआ अवसर छोड़ देना मूर्खता होगी। तो हाथ में आया हुआ अवसर, इसका क्या मतलब है? हस्तसिद्ध, हस्तसिद्ध, हस्तागत, हस्तलाघव या हस्तांतरित, इसमें कौन सा सही होगा? तो बताना यह है कि हाथ में आया हुआ, तो हाथ में आया हुआ को क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं आपका हस्तागत, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 54 पर देखते हैं। 54 में कह रहा है कि अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। तो बहुत ध्यान से, इसका क्या मतलब होगा? कि सरलता, धैर्य, तन्मयता, धीरज, इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, तन्मयता। तन्मयता से माता पिता के ध्यान न देने के कारण वह निरंतर पतन की ओर बढ़ता गया। तो पतन की ओर बढ़ना, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो पतन की ओर बढ़ना, इसको एक शब्द में पतनोन्मुख कहेंगे, यानी कि डी ऑप्शन होगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं 56 नंबर पर। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर पर। देखिए, कुछ वर्षों पहले एक एवरेस्ट ऐसा पर्वत शिखर था जिसे कोई नहीं जीत सकता था। तो जिसे कोई नहीं जीत सकता था उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे? तो जिसे कोई नहीं जीत सकता था, यानी कि 56। तो 56 में बी ऑप्शन होगा आपका सही, अजेय, जो जिसे कोई, सॉरी डी पर लग गया। अब देखिए 56 का बी ऑप्शन होगा अजेय, जिसे कोई नहीं जीत सकता था वो अजेय कहलाता है। देखिए 57 में, वन में अपने आप लगी अग्नि। तो जब वन में अपने आप लगी अग्नि को क्या कहते हैं? में हजारों जानवर और पेड़ पौधे जलकर राख हो गए, यानी कि वन में लगी अपने आप अग्नि। तो क्या कहेंगे? बड़वाग्नि, दावानल, जठराग्नि, पंचाग्नि। तो इन चारों में से इसका क्या आंसर सही होगा? तो इसका होगा दावानल, दावानल होगा, यानी कि बी ऑप्शन। तो देखिए बल में लगी आग को क्या कहते हैं? दावानल। पेट में लगी आग को क्या कहते हैं? यानी भूख से लगी आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि। इस प्रकार से ये अक्सर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 57 का देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं 58 नंबर पे। देखिए, तुम उसके साथ व्यर्थ समय गंवा रहे हो, वह तो कुछ भी नहीं जानता। यानी कुछ भी नहीं जानता का क्या मतलब? कि बहुज्ञ, मूर्ख, अबोध, अज्ञ, क्या होगा इसमें सही? तो इसमें आपका अज्ञ सही होगा। अज्ञ माने कुछ भी नहीं जानता। 59 का देखिए, तो उस विशाल और सुंदर महल को देखकर हम भौचक्के रह गए। तो विशाल और सुंदर, इसका मतलब कि विशालकाय, भव्य, महानतम, भीमकाय, इसमें कौन सा सही होगा? तो 59 का आपका सही होगा बी ऑप्शन, यानी कि भव्य। विशाल और सुंदर को क्या कहते हैं? भव्य कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 60 नंबर पर। यह भूमि इतनी कठोर है कि इसको अभी तक जोता नहीं जा सका। तो इसको अभी तक जोता नहीं जा सका, इसका मतलब क्या होगा? तो अभी तक नहीं जोता जा सका, यानी कि अप्रहत। अप्रहत को क्या कहते हैं? इसको अभी तक नहीं जोता जा सका। अब देखिए 61 नंबर, कि यह समाचार तो वास्तव में शोक करने योग्य है। कौन सा? सोच्य, शोकाकुल, आर्द्र, करुणाजनक। तो शोक करने योग्य क्या होता है? तो शोक करने योग्य होता है सोच्य, यानी कि सोच्य का मतलब होता है शोक करने योग्य। अब आगे बढ़ते हैं 62 नंबर पर। वे बहुत दिनों तक लुक छिप कर प्रेम करते रहे, किंतु इसका नतीजा अच्छा न निकला। अब देखिए इसका क्या मतलब है? लुक छिप कर प्रेम करते रहे,
तो इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे? तो इसको एक वर्ड में कहते हैं अभिसार। अभिसार यानी कि डी ऑप्शन, इसको अभिसार कहते हैं। तो देखिए 63 में कह रहा दोपहर से पहले कि वह घर लौट गया, सॉरी, दोपहर से पहले ही वह घर लौट गया, यानी कि दोपहर से पहले। तो दोपहर से पहले के क्या होता है? अपराह्न, मध्याह्न, पूर्वाह्न, प्रातः क्या होता है? दोपहर के पहले का भाग, तो उसको क्या कहते हैं? पूर्वाह्न कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं 64 नंबर पर। देखिए 64 नंबर पर, गरीब होते हुए भी वह ऊंची इच्छाएं रखने वाला व्यक्ति था। गरीब होते हुए भी वह ऊंची इच्छाएं रखने वाला व्यक्ति था, इसका मतलब कि ऊंची इच्छाएं रखने वाले को क्या कहते हैं? महानाक्षी, महत्वाकांक्षी, गगनचुंबी, नभचर। तो 64 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, महत्वाकांक्षी। 65 का देखिए, संजय ऐसा व्यक्ति था जो दूसरे के दुख से दुखी होता था, यानी जो दूसरे के दुख से दुखी हो उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसे कहते हैं पर दुख कातर, यानी कि इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं 66 नंबर पर, देख लीजिए 66 नंबर, 66 नंबर, हाँ देखिए 66 नंबर कह रहा, निधि ने अपनी रूठी हुई बहन को मनाने के लिए बहुत विनती की परंतु वह न मानी। तो निहोरे करना, खुशामद, मनुहार, मनोविनोद। तो इसमें से कौन सा होगा? मनाने के लिए बहुत विनती की, तो इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे? यानी कि मनुहार। मनाने के लिए बहुत विनती करना उसको कहते हैं मनुहार, मनुहार। तो आगे बढ़ते हैं 67 नंबर पर। कह रहा है कि जब वह घर लौटा तो उसे भूख लगी थी। जब वह घर लौटा तो उसे भूख लगी थी, यानी कि भूख लगी थी, इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे? तो भूख लगी थी इसको एक वर्ड में कहेंगे बुभूक्षित कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा, बुभूक्षित। बुभूक्षित, बुभूक्षित कहते हैं, डी ऑप्शन। भूख लगी थी, बुभूक्षित। अब आगे बढ़िए, देखिए 68 नंबर का जवाब दीजिए। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। तो कोई आकार नहीं, इसका मतलब कि सरोकार, साकार, निराकार, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए 68 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, निराकार, यानी कोई आकार नहीं, तो क्या कहेंगे? निराकार कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 69 नंबर पर। वह अपनी स्त्री को कितनी बर्बरता से मारता है, उसकी आदतें पशुओं जैसी हैं। आदतें पशुओं जैसी को क्या कहते हैं? जंगली, बर्बर, नर पशु, पाशविक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए 69 का आपका डी ऑप्शन सही होगा, उसको पाशविक कहते हैं, यानी कि आदतें पशुओं जैसी हैं। तो आगे बढ़ते हैं 70 नंबर पर। 70 का देखिए, नरेंद्र की पत्नी किसी पर पुरुष से प्रेम करती थी और उसे किसी पर प्रकट न होने देती थी। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें खंडिता, परकिया, लक्षिता या गुप्ता। तो उसे क्या कहते हैं कि पर पुरुष से प्रेम करती थी और उसे किसी पर प्रकट न होने देती थी, उसको एक वर्ड में गुप्ता कहते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक था यहीं तक था। अब आगे हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, और इसको आप कई बार दोहराते रहे दोस्तों। इससे एग्ज़ाम में आपका एक दो नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको आप तैयार रखिए, नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।